ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो अच्छा ये सुन लें कि बायोटेक्नोलॉजी और ये जो मैं बैक साइड से इस वजह से चैप्टर्स कवर करा रहा हूँ ताकि ये बहुत ड्राई चैप्टर्स हैं, तो इनको पहले कवर करने का मकसद यही है ताकि हम इन चैप्टर से जल्दी फारिग हो जाएं और हम फिर बाकी हम अपने जो दूसरे जो मेन चैप्टर्स हैं, मतलब मेन ये भी हैं, लेकिन जो सिस्टम्स वाले चैप्टर्स हैं उनको फिर आराम से हम अपना टाइम देके हम उनको कवर करें। तो बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये आप रीडिंग इसमें आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं ही ऐसे ड्राई, बहुत ड्राई चैप्टर्स हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें मतलब ये मतलब बोर भी हो जाते हैं इन चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि है इनकी नेचर ही ऐसी है। आप दवाइयों के नाम या फिर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो तो आप मतलब वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता इन चैप्टर्स में, क्योंकि ये है ही इस तरह की इनकी इनमें इंटरेस्ट डेवलप इस वजह से नहीं होता क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है। जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन जो लोग सिस्टम्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ब्लड का पढ़ा, हार्ट का पढ़ा, इस तरह से इन जो उन चैप्टर्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये चैप्टर्स ड्राई लगेंगे, क्योंकि ये इनकी नेचर ही ऐसी है। तो बहरहाल इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ये भी बहुत छोटा सा और आसान चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है क्या? अब आपको पता है जैसे कि बहुत सारी चीजें मेडिकल में पहले नहीं होती थी। जैसे पहले आप जब हड्डी टूट जाती थी तो किस तरह से आइडेंटिफाई करते थे, जैसे अब तो एक्सरे मशीन्स हैं, बाकायदा ये टेक्नोलॉजी आई है, मेडिकल साइंसेस के अंदर ये टेक्नोलॉजीज आई हैं। फिर ऑपरेशन जो है वो पहले अगर पहले की बात करें या अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर हम 4 5 6 साल पहले की बात करें तो पहले ऑपरेशंस वगैरह के लिए ओपन कट प्रोसीजर्स होते थे, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा आपको कट लगाना पड़ता था ऑपरेशंस के लिए। लेकिन अब आप मशीन के जरिए बहुत माइन्यूट सा कट लगाते हैं और मशीन के जरिए ही और टेक्नोलॉजीज के जरिए, टेक्निक्स के जरिए ऑपरेशन आराम से हो जाता है। पहले आप लोग पहले जो ऑपरेशंस वगैरह होते थे उसमें 2 2 हफ्ते तक आपको बिस्तर से नहीं उठना पड़ता था, क्योंकि इस तरह से आपकी बॉडी को कट किया जाता था और फिर जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको ठीक किया जाता था। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये रिकवरी होती थी। लेकिन अब तो आप देखें 2 दिन में आप बस बेड रेस्ट पे 2 दिन बेड रेस्ट करें, आप बिल्कुल मोबिलाइज हो जाते हो, आप चलने फिरने लग जाते हो आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप एक एक महीना बिस्तर पे होते थे, मतलब जो पहले जमाने में ऑपरेशन होते थे। तो वजह रीजन क्या है इन सब चीजों का? क्योंकि टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मेडिकल साइंसेस के अंदर और उन टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान हो गई है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में भी यही चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चीजें आई हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो आपने बहुत अरसा पढ़ी भी है, पुरानी बुक में भी है और 9 क्लास में भी आपने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऐसी ब्रांच है जिससे बायो की ऐसी ब्रांच है जिससे इतने सारे मेथड्स और टेक्निक्स बाहर निकले, इतने सारे मेथड्स और टेक्निक्स इजाद किए गए ताकि जो इंसानों के लिए मतलब जिंदगी आसान करवाई जाए, या थोड़ा जो टाइम कंज्यूम होता था उसको कम किया जाए, यानी कि इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए या फिर बेहतरी के लिए, ठीक है, बेहतरी के लिए। तो जो टेक्नोलॉजीज आए उनसे फायदा ही हुआ ना, उनसे बहुत फायदा हुआ, ठीक है। कुछ जगह नुकसान भी होता है, कुछ जगह बहुत फायदा भी होता है। अगर 80% नुकसान है, ओ सॉरी, 80 20% नुकसान है अगर किसी चीज में, तो उसका 80% फिर फायदा भी है। तो टेक्नोलॉजीज का वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बहुत फायदा है, और अभी तक तो आप देख रहे हो कोई ऐसा मसला नहीं आया, ठीक है। टेक्नोलॉजीज की वजह से पहले आप ये वैक्सीनेशन वगैरह जो होती है, रिसर्चेस करते हैं पहले वायरस के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर या उस बीमारी के ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके बाद उसकी उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। क्या टेक्नोलॉजी भी तो कोई यूज होती होगी ना वैक्सीन बनाने में? ऐसे तो नहीं, ठीक है।
तो ये बायोटेक्नोलॉजी अगर नहीं होती ना तो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी सहूलतें आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप सेल के कंपोनेंट्स को, मतलब जो सेल के अंदर की चीजें या सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को या उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके मटेरियल को आप स्टडी करते हो। किसके लिए? बेनिफिट्स ऑफ मैन के लिए, ताकि इंसान को फायदा हो। और फिर आप टेक्नोलॉजीज बनाओ, आप टेक्नोलॉजीज बना के इंसान को फायदा पहुंचाओ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके आप उसकी स्टडी करते हो, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्टडी करते हैं ताकि टेक्नोलॉजीज बनाई जाए और इंसान को फायदा हो। ठीक है, ये है बायोटेक्नोलॉजी की क्लासिकल डेफिनेशन। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड से लेकर आपने यहाँ तक मार्क कर ली, हेडिंग आ जाएगी बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, फिर आ जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग ये है कि आप जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर आपका डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए आरएनए की स्टडी करने को साथ में उसके उसमें अगर कोई चेंजेस लेकर आनी है या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ बदलना है डीएनए के अंदर, डीएनए से कुछ नया बनाना है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप यहाँ से लिखेंगे, जेनेटिक इंजीनियर यहाँ यहाँ से शुरू होगा और ऑर्गेनिजम्स तक खत्म हो जाएगा। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, फिर एक एग्जांपल इसकी लिख दीजिएगा, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एग्जांपल हो गई। ठीक है, अब ये है क्या? देखें, कभी कभी ये किया जाता है कि डीएनए, जैसे दो डीएनए मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है, ये एक डीएनए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से एक टुकड़ा उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, और यहाँ से एक टुकड़ा उठाया मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर दोनों की चेंज हो जाएंगी, है ना? तो ये एक टेक्निक के जरिए होता है। अब ये टेक्निक जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, कि जब आप एक डीएनए का सेगमेंट, डीएनए का पार्ट उठा के दूसरे डीएनए में ट्रांसफर करते हो इस तरीके से कि उसकी नेचर चेंज हो जाए, यानी कि डीएनए का ये वाला हिस्सा आपने यहाँ से उठाया और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो हुआ ये कि इस डीएनए की नेचर चेंज हो गई। इसी तरह यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इसका ये वाला हिस्सा, तो इस डीएनए की नेचर भी चेंज हो गई। ठीक है, इस प्रोसेस को क्लोनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग के जरिए होता ही है, अब जब ये डीएनए आगे रिप्रोड्यूस होगा ना तो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे। जो अब जो नई नेचर इसके अंदर आई है वो, मतलब उस हिसाब से आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर क्लोनिंग की डेफिनेशन आए तो आपने क्या करना है? क्लोनिंग की अगर डेफिनेशन आती है तो क्लोनिंग आपने यहां से शुरू करना है, यही, अ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम वन। ठीक है, आपने क्या करना है? अच्छा बात सुने, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेडिंग डाल के आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये वाली डेफिनेशन कर ली। फिर उसके बाद अगर पेपर में सवाल आए कि डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल, तो आपने सिर्फ एग्जाम्पल में क्या लिखना है? क्लोनिंग का वर्ड लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल क्लोनिंग, प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ क्लोनिंग की डेफिनेशन मांग ले तो क्लोनिंग की डेफिनेशन आपने यहां से लेकर यहां तक लिखनी है, पूरा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, बस। अच्छा, फिर आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से शुरू होंगे, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये है क्या? टू लर्न मोर अबाउट द वेज नेचर वर्क्स, के नेचर किस तरह वर्क करती है, मतलब जो नेचुरल चीजें होती हैं दुनिया में वो किस तरह से होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा जो आपको नॉलेज अब उसमें से हासिल हुई, जो आपको, अब जाहिर सी बात है आपने उस नेचर को स्टडी किया, अब आपने उस नेचर से कुछ इंफॉर्मेशन ली, अब उस इंफॉर्मेशन को किस तरह यूज करोगे ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। क्या मकसद है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? इसके ऊपर हेडिंग आप लिखिएगा बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा लेकिन आप लोगों ने पूरा लिखना है, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेडिंग आएगी, फिर यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाएंगे, सब रीडिंग मटेरियल है, आप रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाए ह्यूमन जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम का वर्ड आप सुनोगे, जीनोम भी आप ये समझ लो, डीएनए को ही जीनोम कहते हैं, ठीक है, ये समझ लें आप। डीएनए इज ऑल्सो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल। जीनोम कहाँ से निकला है? जीन से निकला है, यानी कि ये भी जीन से रिलेटेड ही वर्ड है, जीन ही है। इस तरह से ह्यूमन की जीन्स को ही जीनोम कहते हैं। बहुत सारी जीन्स का कलेक्शन आप कह मतलब ये सोच लो कि मैंने डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट्स उठाए हर जगह से, एक छोटा सा पार्ट डीएनए का क्या कहलाता है? जीन कहलाता है ना। तो अगर मैंने बहुत सारे जीन जमा कर लिए तो वो जीनोम, मतलब एक जीनोम हो गया ह्यूमन का जीनोम, ठीक है। बस आप ये समझ लो बस जेनेटिक मटेरियल या जीन को ही हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। ज्यादा आपको मतलब क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ये चीजें हैं इसमें, तो इतना ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आपने ये पहले नोट करना है। अच्छा, ये लाइन काट दीजिए, बल्कि आप ये लाइन कट कर दें, आप इसके ऊपर लिखें, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखें आप, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे आप यहाँ पे जो खाली जगह है ना, ये यहाँ पे आप अपनी अपनी बुक्स में लिखें और फिर वहां से कंटिन्यू करना है, ठीक है। लिखें, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं माउस का यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं पूरा लिख नहीं सकता, ठीक है। आपने लिखना है। चलें, ये पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिखवा रहा हूँ अपने यहाँ पे लिखते हैं, एक ही लाइन है बस, ठीक है। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। following are the following are the objectives of human genome sequence। या फिर सीक्वेंस नहीं लिखना तो प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं आप, सीक्वेंस की जगह स्लैश डाल के प्रोजेक्ट लिख दें आप, ठीक है। वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, डिफाइन ह्यूमन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। तो आपने क्या लाइन लिखी है यहाँ पे? फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस या प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा। ह्यूमन जीनोम इसी वजह से आया ताकि आप ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस, यानी कि ह्यूमन डीएनए को स्टडी कर सको, ठीक है। ह्यूमन डीएनए की स्टडी करी जा सके। इसके अलावा जो जेनेटिक कोड है, मैंने आपको बताया था, अगर वो अगर हम एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, जो जिन अभी क्योंकि आपने वाला इनहेरिटेंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर फिलहाल आपने जो है वो अभी मैंने आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करी, तो आप इसमें यहाँ पे ये याद कर लें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक कोडेड फॉर्म में होता है। कोड्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर, कुछ कोड्स होते हैं, और उनको वो फंक्शन किस तरह करते हैं इसको भी समझना, ये भी
इसके ऑब्जेक्टिव में आता है। पहला है कि आपने डीएनए के सीक्वेंस को, यानी कि डीएनए किस तरह से अरेंज हुआ है, या डीएनए की स्टडी करने को हम लोग या उसको डिटरमिन करने के लिए, ठीक है, स्टडी करने को, डीएनए की स्टडी करना। फिर उसके अलावा डीएनए के अंदर कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं। अब वो जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, ये जब आप इनहेरिटेंस वाले चैप्टर रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको जब समझ आ जाएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस वाले में आपको बता दूंगा मैं। फिर वो फंक्शन किस तरह करते हैं जेनेटिक कोड, उसको समझना, ठीक है। इसके अलावा जो जितनी भी जीन्स आपके डीएनए के अंदर मौजूद हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना। और फिर ये जीन्स आपकी बॉडी में लाइफ टाइम रहती हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, आपने थोड़ा बहुत जो है वो 9 क्लास में आपको याद नहीं है तो आप काइंडली चैप्टर नंबर जो सेल वाला चैप्टर है, सेल का चैप्टर में जब पढ़ाया उसमें न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल है, क्रोमोसोम्स वगैरह, काइंडली वहां से रेफर कर लें कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जीन्स, ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो आपकी बॉडी में रहता है और किस तरह से वर्क करता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो ये सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस आपको खुद पता चल गई है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस आपको दी हुई है। आपने सबसे पहले स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग डालनी है। पहले आपको मैं मार्क करवा देता हूँ, यहाँ से लेकर पहली लाइन यहाँ तक है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन आप लोग पूरा कर लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से लेकर ये वाली हेडिंग करनी है यहाँ तक। फिर ये वाली हेडिंग भी काइंडली पूरी कर लीजिएगा। अच्छा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बस, ठीक है, ये आपकी हो गई। अच्छा, ये वाली लाइन कट कर दीजिएगा, पहले छोड़ दें इस लाइन को, यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है। देखो, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का आपको पता है बहुत यूज है हमारी मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस में। सबसे पहले मेडिसिन के अंदर आपको पता है पहले बहुत सारी चीज़ों की वैक्सीन्स नहीं थी, अब वैक्सीनेशन आ गई है, चीज़ों बीमारियां नई नई अगर कोई आती है, जैसे अभी कोविड-19 आया उसकी वैक्सीन तैयार हो गई। पहले बहुत सालों लग जाते थे एक वैक्सीन को तैयार करने में, लेकिन अभी 1.5-2 साल के अंदर बहुत मतलब ये एक एक रीजनेबल अमाउंट है वैक्सीन तैयार करने का। वैसे बहुत टाइम लगता था, पोलियो वैक्सीन जब आई, नया पोलियो आया था वायरस, जब पोलियो वायरस नया नया आया था उसके बाद उसकी वैक्सीन तैयार करने में जो है वो टाइम लगा था। और क्योंकि अब आपके पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हैं तो आप वैक्सीन मतलब जो दवाइयाँ वगैरह हैं, सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं कर रहा मैं, दवाइयाँ भी आ गई हैं बहुत सारी ऐसी, ठीक है, मेडिसिन आ गई हैं आपके पास ऐसी। आप जाहिर सी बात है ह्यूमन की नेचर को समझते हो, आप उसकी स्टडी करते हो। डीएनए जो जो मेन कंपोनेंट आता है ना, वो जब भी कोई वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है तो हमेशा उसके अंदर के डीएनए को समझा जाता है, उसकी नेचर को। उसकी नेचर कैसे पता चलती है वायरस या बैक्टीरिया की, उसके अंदर जो डीएनए आरएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल वायरस और बैक्टीरिया के अंदर होता है, वो हमें बताता है कि हमें इस हिसाब से, इस डीएनए आरएनए के हिसाब से हमें किस तरह की दवाई या वैक्सीन बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ जानना है, बस जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी थी वो दे दी, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए की स्टडी करने को हम लोग इस मतलब इसकी स्टडी जब करते हैं फिर उस हिसाब से जो है वो उस हिसाब से दवा बनती है या फिर ड्रग्स बनते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन जो है वो कहाँ से, इंसुलिन और इंटरफेरॉन जो है वो बैक्टीरिया से, कुछ बैक्टीरिया, अच्छा कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मदद करते हैं दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक मेथड है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए को टेस्ट करना।
ठीक है। पहले डीएनए टेस्ट, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, एक तरह का ये भी डीएनए टेस्ट ही होता है, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें पेरेंट्स वगैरह या फिर क्रिमिनल्स को, स्पेशली जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उनकी मतलब ये रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ताकि अगर दोबारा कोई ऐसा क्राइम हो और पता ना चल रहा हो कि कौन सा, किस क्रिमिनल ने ये किया है, तो अपने रिकॉर्ड्स में जाके ये जो भी रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव है, और जब वो मैच करेगा डीएनए से, तो आपको पता लग जाएगा कि जिस भी क्रिमिनल का डीएनए मैच करेगा। तो जाहिर सी बात है, तो अल्टीमेटली टेक्निक के जरिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक पूरी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग कह लो आप, ठीक है, डीएनए को टेस्ट करना। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, पोलियो वायरस, रेबीज की वैक्सीन है, कोविड-19 की वैक्सीन है, सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आई है। ठीक है, फिर ये इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बताया हुआ इंसुलिन, इंटरफेरॉन जो है वो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया से जो है वो निकाले जाते हैं, और इंसुलिन और इंटरफेरॉन भी एक तरह की आप ये समझ लो दवाएं, मेडिसिन है, जो कि ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, और ये किसी बैक्टीरिया से निकाला जाता है। अब ये कौन सा बैक्टीरिया, ये आपके कोर्स में नहीं है ना, मैं आपको इस, क्योंकि आपके लेवल पे जितनी आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए इस लेवल पे, आपको उतनी ही बस आप सुने, क्योंकि वैसे ही ये इतनी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में देने के लिए। तो जितना आपके कोर्स में लिखा हुआ है, आपने बस उतना उतना रीडिंग करना है, मैं आपको जितना बोलूँ आपने उतना पढ़ना है, बाकी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ और आपने खामोशी से आराम आराम से सुनना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर आपको पता है, अब तो ऐसी ऐसी टेक्निक और टेक्नोलॉजी आ गई है कि फ्रूट्स और फॉरेस्ट, ऐसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से आराम से ये पॉसिबल है कि ऐसी सब्जियां और ऐसे फल वगैरह ग्रो करवाए जाएं, और जल्दी ग्रो करवाए जाएं, और ज़्यादा नंबर में ग्रो करवाए जाएं, ताकि जितने, क्योंकि आप देखें ना, जो आबादी है दुनिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हुआ ये कि हर एक, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, फिर सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, जिसमें फूड आता है सबसे पहला आइटम, फूड। तो इतना फूड आपके पास होना चाहिए, जिसमें फूड का फिर फूड में फिर ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं। तो जितनी ज्यादा आबादी, उस हिसाब से खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और फ्रूट्स उस हिसाब से ग्रो किए जाते हैं हर कंट्री में। तो और आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बहुत ही आसान हो गया है, और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और ज्यादा नंबर में ये ग्रो कर जाते हैं फ्रूट्स वगैरह। एक टेक्निक होती है प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर के नाम से, एक टेक्निक होती है जिससे रैपिड मतलब जल्दी, इकोनॉमिक क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जल्दी जल्दी और ज्यादा नंबर में फ्रूट्स और फॉरेस्ट वगैरह या वेजिटेबल्स या क्रॉप्स वगैरह, जो फसल वगैरह होती है, उनको ग्रो करवाया जाता है, ताकि जो बढ़ती हुई आबादी है उसको फूड प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये जेनेटिक्स मटेरियल की टेक्निक है बाकायदा, उसके जरिए ये मतलब होता है। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, ये भी सिंपल जो है वो एक टेक्निक है। और बाकी इसमें क्या करते हैं, इसके अलावा आपको पता है पहले फसलें बहुत जो है वो जल्दी जल्दी खराब हो जाती थी, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो फसलों को खा के खराब कर देते हैं, लेकिन अब टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसे हर्बिसाइड्स आ गए हैं, पेस्टिसाइड्स, जो उनको मारने की दवा वगैरह होती हैं वो आ गई हैं, कि वो दवा स्प्रे करने से फसल भी खराब नहीं होती, और जो है वो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो उन फसल को खराब कर रहे होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी टेक्निक की वजह से ही क्रॉप्स प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा, फिर है बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात, आपकी इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही चल रही है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कुछ दवाइयाँ बन रही हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के नाम से मशहूर हैं। एंटीबायोटिक्स इंडस्ट्रियल लेवल पे बनती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भी, जो डॉक्टर्स जो हैं वो कभी एंटीबायोटिक्स यूज़ रिकमेंड करते हैं, तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पे लार्ज अमाउंट में एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है, या अल्कोहल को प्रोड्यूस करवाया जाता है। अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ,
क्योंकि ये वो वाहिद दो चीजें हैं जो कि लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और भी चीजें, लेकिन इन दो चीजें, ये मतलब ये दो जो हैं वो लार्ज, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करवाई जाती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। और टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी होंगी तो काम जल्दी होगा, तेज होगा और ज़्यादा होगा और टाइम बचेगा। ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ग्लिसरीन हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जैसे कहते हैं, जिसे आप मेडिसिन कहते हैं, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जल्दी जल्दी कैसे बनती हैं? टेक्नोलॉजीज की वजह से बनती हैं। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऐसी मतलब एक अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रीज में कुछ चीजें ऐसी बन रही हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, अल्कोहल, ये वाहिद वो चीजें हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे ज्यादा अमाउंट में और जल्दी और अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस की जा सकें ड्यू टू टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्री। ठीक है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज से बहुत सारा धुआं वगैरह या गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है और हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो होता यह है कि कुछ बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है, कुछ बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है। अब वो बैक्टीरिया कौन से टाइप के हैं ये आपको न जानने की जरूरत है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजीज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से उन बैक्टीरिया का यूज हुआ, और उन बैक्टीरिया को जो इंडस्ट्री है ना, यानी कि इंडस्ट्री से निकलते हैं, इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है। ठीक है। स्मोक जो हार्मफुल होता है, उसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं। ठीक है। हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो इस हार्मफुल गैसेस को डी डीटॉक्सिक बनाने के लिए, डीटॉक्सिक का मतलब है उसको उस खतरनाक इफेक्ट जो उस गैस के अंदर मौजूद है, उस स्मोक के अंदर मौजूद है, उसको खत्म कर देना, उसको खत्म कर देना। ठीक है। डीटॉक्सिक बनाने के लिए, ताकि उसके अंदर जो हार्मफुल गैस हैं वो खत्म हो जाएं और वो हार्मफुल ना रहें। ठीक है। या बैक्टीरिया उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अब ये क्या प्रोसेस है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ वो ये, कुछ बैक्टीरियाज को हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा जो सेवेज पाइप्स होते हैं जिनमें गंदा पानी जो जिनको आप गटर का पानी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में गटर का पानी जब जमा हो भी जाता है तो इनको मतलब ये भी टेक्निक है, आप जो है वो इन बैक्टीरियाज का यूज करके जो है वो जो आपके ये जो हार्मफुल सेवेज वाटर है, इनको भी आप जो हार्मफुल इनमें हार्मफुल मटेरियल इनमें शामिल है, उनको क्या करते हो आप? डिटॉक्सिफाई करते हो। किसके जरिए? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा। अच्छा, बस आप ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? ताकि हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, हमारी इन्वायरमेंट तरक्की करे, मतलब हमारी इन्वायरमेंट में जो लोग हैं वो तरक्की करें। ठीक है। और इंडस्ट्रीज तरक्की करें, और कम टाइम में ज्यादा चीजें हो जाएं, ये रीजन है। ठीक है। अब आ जाएं फर्मेंटेशन पे। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन मैंने आपको पहले भी बताया है। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन ये रही, आपने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, पहले आपको मार्क करवा देता हूँ।
अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कराई हुई है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आप उन पुराने चैप्टर से देखिएगा। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ा है, जेनेटिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको 9th क्लास में भी कराया हुआ है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 रेस्पिरेशन में भी कराया हुआ है। तो आप वहां से एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन आती है तो आप वहां से याद कर लें। मैं आपको यहाँ पे मार्क नहीं करवा रहा, ठीक है। आप फर्मेंटेशन की बिल्कुल लिखिएगा। वैसे इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताऊं, एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन ही है। तो आप चाहे यहाँ पे फर्मेंटेशन, जो आप ये डेफिनेशन लिख रहे हो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है, तो आपको मजीद इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है ना। देखो, एक रेस्पिरेशन क्या होती है, जब फूड ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो ऐसी रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब उसको ब्रेक किया जाता है फूड को, यानी कि ग्लूकोज को, ग्लूकोज क्या है, फूड है ना, जो हमारी बॉडी में होता है। तो उस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए जब ज्यादा अमाउंट में जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है, तो बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज। तो ऐसी रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है इथेनॉल फर्मेंटेशन। यहां से लेकर यहां तक आपने मार्क करना है। हेडिंग क्या आएगी, टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 1 लैक्टिक एसिड, नंबर 2 इथेनॉल। इथेनॉल का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इथेनॉल फर्मेंटेशन भी कहते हैं। वो किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो इसमें आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब है क्या, लैक्टिक एसिड, नाम से जाहिर हो रहा है लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन है, तो ऑब्वियसली क्या प्रोडक्ट आएगा, लैक्टिक एसिड आएगा, है ना। और इसमें यहाँ पे नाम क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिखा हुआ है, तो एल्कोहलिक का मतलब है एल्कोहल बनेगा, यानी कि ये ऐसी फर्मेंटेशन होगी जो कि जिसमें अल्कोहल बनेगा, और ये ऐसी फर्मेंटेशन होगी जिसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। अच्छा, होता यह है। अब पायराविक एसिड क्या है, पायराविक एसिड के लिए काइंडली आप बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर रिवाइज कर लें। पायराविक एसिड भी एक, आप ये समझ लें, अगर अगर किसी को वो चैप्टर नहीं सुनना, कोई 10 क्लास में आ गया है और उसके पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, देखें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर नहीं है तो कितना हार्डली कितना टाइम लगेगा आपको सुनने में, आप बस वो टॉपिक निकालें और बस 5-10 मिनट का टॉपिक होगा, आपने वो सुनना है ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं, और फिर जब आपको ऐसी टर्म्स आगे आएंगी और आती रहेंगी तो आपको मसला ना हो। जैसा पायराविक एसिड को समझाने के लिए मुझे पूरी बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा। पायराविक एसिड है कि जो आप पुरानी उसमें जो है वो पढ़ चुके हो बायोएनर्जेटिक्स में, ठीक है। तो पायराविक एसिड आप ये समझ रहे हैं एक किस्म का एसिड होता है, ठीक है, एक एसिड होता है। और जब इस पायराविक एसिड, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, शुगर। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, सिर्फ सिर्फ मैं ब्रेक लिख रहा हूँ, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन शुगर। तो यानी कि शुगर को ब्रेक करना, यानी कि पायराविक एसिड एक किस्म की शुगर है। पायराविक एसिड एक किस्म का एसिड है, और वो एसिड या फिर ऐसी शुगर जो एसिड नेचर का है, ठीक है, ऐसी शुगर जो एसिड नेचर का है, यानी कि एसिड का मतलब उसका पीएच लेवल जो है वो 7 से कम होगा,
उसका पीएच लेवल जब हमने टेस्ट करा इस शुगर को, तो इस शुगर का पीएच लेवल हमें कैसा लगा, 7 से कम। तो 7 से बिलो वाले एसिडिक होते हैं, 7 से हायर वाले बेसिक होते हैं। ये सबको पता है एसिड बेस में फर्क क्या है। एसिड बेस में फर्क, अब मैं आपको केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहा, तो मैंने बस इतना बता दिया कि हमने जब इस शुगर को टेस्ट करा तो इस शुगर का जो पीएच लेवल है वो हमें 7 से कम मिला। तो ये पायराविक एसिड, ऐसी शुगर जो एसिडिक नेचर की है, पायराविक एसिड है। ये इस प्रोसेस के जरिए, अब ये प्रोसेस क्या है ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, शुगर की ब्रेक डाउन। तो दिस इज अ शुगर इटसेल्फ, पायराविक एसिड इज अ शुगर इटसेल्फ। इस शुगर को ब्रेक किया और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड के अंदर। इसमें लैक्टिक एसिड के अंदर ये प्रोसेस क्या कहलाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, आपने देखा है ये फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है, कभी दही वगैरह जमता कैसे है, दही वगैरह दूध में वगैरह, अगर कभी रमजानों में आपने देखा होगा घर में जो दूध एक प्याले में रखते हैं उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच दही डालो आप, और ओवरनाइट रात के लिए रात पूरी रख दो, तो वो दूध जो है वो दही बन जाएगा। वजह यह है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस की वजह से वो दूध दही बन जाता है। ठीक है, और वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, बैक्टीरिया की काइंड्स हैं। इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से जो दूध है वो कैसा हो जाता है, दही जैसा हो जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है ये आपको नहीं जानना, बस आपने इतना जानना है कि दूध जो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन की वजह से होता है। ये कौन सी फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो आपने बहुत सुना है, आपको पता है जो वाइन बियर वगैरह होती है, जिसको आप लेम उर्दू टर्मिनोलॉजी में शराब वगैरह कहते हैं, ये कैसे बनती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल ही तो होती है ये, अल्कोहल इथेनॉल बोलो या अल्कोहल बोलो एक ही बात है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायराविक एसिड जो होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो चेंज हो जाता है। इसमें चेंज हो जाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, आपको बस यही याद रखना है इसमें। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय सैक्रोमाइसीज। ठीक है, सैक्रोमाइसीज एक यीस्ट का नाम है। सैक्रोमाइसीज क्या है, यीस्ट का नाम है। ये पूरी स्पीशीज हैं, मतलब ये एक पूरा स्पीशी का नाम है। तो होता ये है कि यह जो बैक्टीरिया है वो जो ईस्ट वगैरह है, हाँ, एक तो ये ईस्ट हो गया, ये पूरा ईस्ट, और ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से होता ये है कि ये जो पायराबिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, और इसे अल्कोहल को फिर वाइन्स बियर्स वगैरह में यूज करा जाता है। अच्छा, ईस्ट का नाम आप यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से भी जो पायराविक एसिड होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सैक्रोमाइसीस सेरिविजा। ठीक है, अच्छा, अब अच्छा, ये जो टर्म्स है ना, ये जो लिखी हुई हैं NaDH, Na+, ये आइंस हैं, यानी कि थोड़ा बहुत प्रोसेस बताया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके प्रोसेस में जानने की जरूरत है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि लैक्टिक एसिड में क्या होता है और फर्मेंटेशन में, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है। ठीक है, सिर्फ अगर आपको, क्योंकि देखें आपने NaDH, फिर मैं वही बात बोलूंगा, NaDH और Na+, ये सब आपने बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा है। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि पायराविक एसिड में NaDH होता है। ठीक है, होता ये है कि इस NaDH में से ये हाइड्रोजन हट जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है। रिडक्शन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे किसका प्रोसेस होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। और रिडक्शन का प्रोसेस की वजह से ये जो NaDH का मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+, में, Na पॉजिटिव में, Na के एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनाइन क्या है, नेगेटिव, ओ सॉरी, पॉजिटिव आइन को एनाइन कहते हैं। बहरहाल ये
इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी सिंपल यही होता है, NaDH किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, NAD+ में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन इसके अंदर और भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आपको बस जो मैं आपको बात याद बता रहा हूँ कि जो आपने बात याद रखनी है वो सिर्फ यही याद रखनी है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो, उसमें पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस की मदद से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे पायरुविक एसिड सॉरी एल्कोहल सॉरी पायराविक एसिड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये होता है। और लैक्टिक एसिड में पायराविक एसिड ग्लाइकोलिसिस की मदद से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आगे, रीड कर लीजिएगा इसको, आसान बातें ये। आपने देखा है जो जब आप खमीर ईस्ट को डालते हैं किसी पिज्ज़ा वगैरह की डो में, तो पिज्ज़ा का डो जो है वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। इस वजह से वजह ये है कि ईस्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड उस ईस्ट के उस डो के अंदर, उस आटे के अंदर जमा हो जाती है, और वो आटा अपने साइज से डबल हो जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन का ये भी प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, फिर वही फर्मेंटेशन और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी आपने अभी पढ़ लिया। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से, जो बड़े पैमाने पे, बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे चीज, योगर्ट, दही, फर्मेंटेड जो अचार होते हैं वो वगैरह, ठीक है, और सोया सॉस, सॉसेजेस, ये सब बनाए जाते हैं किसकी वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से। इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना है, फर्मेंटेशन की वजह से ये सारी चीजें बनती हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे बियर्स, वाइन्स वगैरह इंडस्ट्रियल लेवल पे बनते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की वजह से आपके पास अ, अगर इसकी एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि अब इस फर्मेंटेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा रहा है। तो वो सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई हो रहा है फर्मेंटेशन, इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओके, बस ठीक है, ठीक है। Fermentation changes the chemical environment of a food before men knew about before men knew about much about fermentation. They simply use a small portion of food to add new batches. This ensured that microorganisms that are needed were included in the recipe. अच्छा, यहाँ पे हुआ ये कि जाहिर सी बात है, पहले ज़मानों में क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अभी ये फर्मेंटेशन, ये इसका जो ये प्रोसेस है ना, ये भी आपको आगे मजीद समझ आएगा अभी जब मैं आपको सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ाऊंगा। इसमें होता ये है कि कुछ प्रोसेस के जरिए, फर्मेंटेशन की वजह से, अगर कुछ ऐसे फूड्स बनाए जाते हैं, ऐसे स्पेसिफिक फूड्स बनाए जाते हैं जो कि इंसानों की हेल्थ के लिए बहुत अ, फायदेमंद है। जैसे कुछ, अगर आप ये वाली लाइन पढ़ो, फर्मेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन विच प्रिपरेशन ऑफ फूड्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कुछ ऐसे फूड्स बनाए जाते हैं जिससे, जो फर्मेंटेशन की वजह से फूड्स बनते हैं जो कि ह्यूमन को कंज्यूम करने में, मतलब ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल भी हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा भी है। वजह क्या है, जब वजह यह है कि, एक मिनट, अच्छा वो लैपटॉप बंद होने वाला था, इस वजह से मैंने पॉज करके रिकॉर्डिंग लैपटॉप को चार्ज पे लगाया। अच्छा, खैर, एप्लीकेशन फॉर फर्मेंटेशन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्मेंटेशन की वजह से, जाहिर सी बात है, पहले जब फूड की कमी हो जाती थी, यानी कि फूड का कहर पड़ जाता है, मतलब कुछ जगहों पे लोगों को फूड
सरवाइव नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि खाना इतना नहीं था लोगों के पास, खाने को प्रॉपरली खाना नहीं होता था। फर्मेंटेशन की मदद से कुछ ऐसे फूड बनाए जाते थे जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, और मतलब ह्यूमन कंजम्पशन की नीड के लिए, इंसानों की नीड के लिए फूड प्रिपेयर किया जाता था बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, उन एरियाज में जहाँ पे फूड कम अमाउंट में है, या उस वहाँ पे जो है वो इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो फर्मेंटेशन की वजह से ये भी पॉसिबल हुआ। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जाहिर सी बात है, जब फर्मेंटेशन होती है ना तो एक से ज्यादा चीजें बनती हैं। तो जैसे फॉर सपोज एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ एक और प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर सपोज एक प्रोडक्ट, आपका मेन टारगेट एक प्रोडक्ट बनाना था फर्मेंटेशन की वजह से, साथ में उस प्रोडक्ट को तो आपने बनाया, लेकिन उसके साथ एक और प्रोडक्ट निकला और वो भी यूजफुल रहा। तो बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि जो साथ में और प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जो मेन आपका प्रोडक्ट आप बन रहा है फर्मेंटेशन की वजह से, एक प्रोडक्ट आपका बन रहा है। और अब हुआ ये, फॉर सपोज ए प्लस बी, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया सी प्रोडक्ट, ठीक है। सी के साथ इवेंचुअली एक और प्रोडक्ट निकला, एग्जांपल दे रहा हूं मैं डी। मेरा मेन प्रोडक्ट सी था, लेकिन डी मेरा बाय प्रोडक्ट था। क्या था? बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट भी कुछ फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बहुत मतलब फायदेमंद होता था। बाय प्रोडक्ट भी बहुत मुफीद होता था, मतलब इसके बड़े फायदे थे बाय प्रोडक्ट के। तो उन बाय प्रोडक्ट को भी यूज किया जाता था एज अ फूड। तो ये भी ड्यू टू फर्मेंटेशन ही है। ठीक है। ये थोड़ी बहुत आपने फर्मेंटेशन जो है वो पढ़ ली, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन आपने पढ़ ली। अच्छा, अब ये अप्लाई कहाँ किया जाता है? ये आपने सिंपल याद रखना है, इंडस्ट्रीज वगैरह में इनको अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, और उनसे यूजफुल चीजें प्रोड्यूस करना जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जरूरी है, ह्यूमन यूज के लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, फर्मेंटेशन इज अ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसमें पहले मैं आपको, हाँ, पहले मैं आपको ये मार्क तो करवा दूं। अच्छा, ये मार्क करें यहाँ से। अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ से मार्क करना शुरू करना है। ये ये तो हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गई। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गई। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, काफी है इतनी। ठीक है। अच्छा, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा आप। और ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन अपने यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ तक खत्म कर देनी है, बस। ठीक है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, हेडिंग इसी की आएगी, ठीक है, इस पूरी चीज की हेडिंग डाल लीजिएगा। अच्छा, फिर है एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन तो आप पूरा ही कर लें, क्योंकि ये इस पे नोट आ सकता है बिल्कुल, तो ये पूरा ही कर लीजिएगा एप्लीकेशन। और इस इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों रीडिंग के लिए बस काफी है। ठीक है। मतलब ये है कि अब आप यहाँ पे फर्मेंटेशन से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ चीज़ों के नाम है, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम है, तो ये खाली आप रीड कर लीजिएगा।
एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है, बाकी इसमें से कोई सवाल वो ऐसा सच नहीं पूछेगा। इसकी भी आप रीडिंग कर लीजिएगा। ये है क्या, सिर्फ जो फूड वगैरह फर्मेंटेशन की वजह से बचता है, जो बनता है, सॉरी बनता है जो फूड वगैरह, अब उसको सेव भी तो करना होता है ना, उसको सेव भी करना होता है ताकि वो खराब ना हो। फर्मेंटेड चीजें जल्दी खराब भी हो जाती हैं। योगर्ट, दही को आप, फर्मेंटेड चीज है ना, दही फर्मेंटेशन की वजह से बनती है। दही को थोड़ी देर बाहर रखो गर्मी में, खराब हो जाएगी दही। ठीक है, तो इन चीजों को भी अब, दही के लिए आप क्या करते हो, फ्रिज में रखते हो, ठंडे टेम्परेचर में रखते हो, ताकि ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस, क्योंकि दही के अंदर भी तो फर्मेंटेशन होती जा रही है ना, दही के अंदर फर्मेंटेशन होती जा रही है। जब आप उसको ठंडे टेम्परेचर में रखते हो ना, तो जो दही के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है ताकि दही खराब ना हो। ये कुछ टेक्निक्स हैं, इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हर फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, सेव करने के लिए टेक्निक होती है, उसके बारे में बताइए, आप रीड कर लीजिएगा। उसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। ठीक है, इस तरह से फूड को ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं, हर हर फर्मेंटेड प्रोडक्ट की, जो फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट निकलता है उसकी प्रिजर्वेशन टेक्निक अलग होती है। ठीक है, फिर अब आप नीचे नीचे आ जाएं। फर्मेंटर, फर्मेंटर क्या है, सिंपल नाम से जाहिर हो रहा है। फर्मेंटर, फर्मेंटर आप ये यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फर्मेंटर की डेफिनेशन आ सकती है, फिर इसके बाद फर्मेंटर के एडवांटेजेस क्या हैं। जाहिर सी बात है, देखें, फर्मेंटर एक ऐसा कंटेनर है जहाँ पे फर्मेंटेशन होती है, जहाँ पे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जाहिर सी बात है, फर्मेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होती है, ये याद रखें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो अब मेरी ये बात सुने कि फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन अगर नॉर्मली किसी यानी कि देखो, इनके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट्स होते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो, या वायरस, बैक्टीरिया फंजाई जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करें, वो जिंदा तो रहें, कम से कम जिंदा रहें, ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी चलता रहे और इंडस्ट्रियल लेवल पे ये कवर्ड भी रहें। और ऐसे जगहों पे ये स्पेसिफिकली इनकी इनके लिए अच्छी जगहें बनाई जाती हैं, इनके लिए ऐसी जगहें बनाई जाती हैं जहाँ पे उन बैक्टीरिया या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया जाए। तो फर्मेंटर सिर्फ एक कंटेनर है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करवाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर पढ़ते हैं। अच्छा, अब इनका एडवांटेज क्या है, आप ये भी, मेरे हिसाब से तो ये भी रीडिंग मटेरियल है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अच्छा, देखें, फर्मेंटर अगर नहीं होते, सबसे पहले फर्मेंटेशन की वजह से, या अगर हम फर्मेंटर की बात करें कि अगर इनके लिए स्पेसिफिक जगहें नहीं होती, फर्मेंटेशन के लिए स्पेसिफिक जगहें बनानी जरूरी, अगर अगर फॉर सपोज नॉर्मली कहीं पे भी फर्मेंटेशन कर दी जाती, तो हो सकता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाता। फर्मेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक जगह इसीलिए जरूरी है ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस प्रॉपरली हो सके। ठीक है, और फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटर के अंदर नॉर्मली, फर्मेंटर बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। इसकी एडवांटेज ये है ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ज्यादा अमाउंट में फर्मेंटेशन हो। इनकी मेन एडवांटेज क्या है, ताकि ज्यादा अमाउंट में फर्मेंटेशन हो। इसके अलावा फर्मेंटे जो फर्मेंटर होता है उसके, जाहिर सी बात है, जब जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ऑक्सीजन की नीड भी होगी, उनको एक टेम्परेचर की नीड होगी, उनको एक ग्रोथ की, ग्रोथ, उनकी एक ग्रोथ की नीड भी होगी ना, ताकि ग्रो करें वो। ठीक है,
तो ये सारी चीजें उनको कहाँ पे मिलेंगी? फर्मेंटर के अंदर। फर्मेंटर उन्हें प्रॉपरली ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली अगर आप कहीं और फर्मेंटेशन करोगे तो वो ये सारी चीजें हो सकता है आपको उस जगह पे नहीं, नॉर्मली कहीं और अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस फर्मेंटर के अंदर नहीं हो रहा, तो फर्मेंटेशन कहीं का प्रोसेस हम कर तो रहे हैं लेकिन कहीं और जगह कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको वो टेम्परेचर ना मिले, हो सकता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस फिर खराब हो जाए, हो सकता है उतनी ऑक्सीजन ना मिले, हो सकता है वो ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है। तो क्योंकि फर्मेंटेशन प्योरली डिपेंड किस पे करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होंगे तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो फर्मेंटर एक ये भी काम करता है कि जो सेल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं, उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन होती है, टेम्परेचर होता है। ठीक है। और ग्रोथ करने के लिए उनके पास केमिकल्स होते हैं। ठीक है। ताकि वो ग्रो कर सकें। अच्छा, ये तो हो गया फर्मेंटर। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, मतलब एडवांटेज। एडवांटेज नंबर 1, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1। ठीक है। फिर है 2, 2 ये पॉइंट्स में लिख दीजिएगा। और ये 3, थर्ड पॉइंट। ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा, देयर आर फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ फर्मेंटर। ठीक है। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ फर्मेंटर, फिर उसके बाद ये 3 पॉइंट आएंगे। अच्छा, फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसका यूज। ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इतना आसान है ये। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा लेट पढ़ाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। अच्छा, फिर ये है, हाँ, ये है मेजर अचीवमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर सपोज सिंथेटिक वैक्सीन, वैक्सीन्स बनी जो इतनी खतरनाक खतरनाक डिजीज आई। फुट एंड माउथ का मतलब है बहुत एडवर्स कंडीशन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत खतरनाक कंडीशन, फुट एंड माउथ। ठीक है। यानी कि ऐसी ऐसी खतरनाक डिजीज आई और उनकी पर वैक्सीन भी इजाद हुई। ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट है पहली। फिर कॉकीडायोसिस, ये एक डिजीज है जो कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अगेंस्ट भी कुछ जो है वो प्रोटीन्स बने। ठीक है। उस जिन्हें एवियन प्रोटीन का नाम दिया गया। ठीक है। ये भी एक तरह की वैक्सीन है जो कि इस डिजीज के लिए बनाई गई। ठीक है। और ये फिर आगे स्लीपिंग सिकनेस के लिए, जिसको ट्राइपेनोसोमियासिस कहते हैं। ठीक है। इसकी स्टडी करी गई। ठीक है। और इसके अगेंस्ट भी फिर हल निकाला गया। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मेड पॉसिबल द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, दिस डिजीज। जो भी अच्छा, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये भी एक मेथड है, ये एक टेक्निक है, इसके जरिए इसको जो है वो ट्रीट किया जा गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप लोग, ये 10 चीजें टोटल, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको इस सिंपल यही है, डिजीज हैं उनके नाम हैं, उसको क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, ये सिर्फ इसमें यही लिखा हुआ है। तो ये आगे की चीजें आप काइंडली खुद रीड कर लीजिएगा, ये इतना कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है। और ये इतना टेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो अचीवमेंट्स है ना, इनको याद जरूर रखिएगा, माइंड में रखिएगा, पढ़िएगा। इनको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है। आप लोग इनमें से कोई भी 4 अपनी कॉपीज कॉपीज वगैरह में जो आप बना रहे हैं रजिस्टर, उसमें रख रहे हैं, हेडिंग आएगी मेजर अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई भी 4, एनी फोर कोई भी 4 लिखते हैं अपनी कॉपी में। इन केस अगर वो ये पूछता है कि राइट एनी 4 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप कोई भी 4 लिख दीजिएगा, काफी है। मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि इसमें से वो ऐसा ऐसा कुछ बना भी नहीं सकता। हाँ, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, तो जहन में 10 की 10 होनी चाहिए, लेकिन याद आपको कम से कम 4 करनी है। कोई विचार कर लीजिएगा याद। ठीक है। तो ये आपने देखा कुछ कुछ चीजें हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या बीमारियां आई, फिर उसका इलाज आया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, किस वजह से आया, क्या प्रोसेस है, ये सब नहीं बताया हुआ, लेकिन बस बता दिया कि इसके अगेंस्ट ये चीजें आई, ये हुआ। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स यूज। फिर इसमें मैं वही बात करूंगा। देखो, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। जब पहले वर्ल्ड वॉर 2 जो जंग वगैरह पहले जो हुई थी, उसमें हुआ ये कि खाना इतना लोग सोल्जर्स के लिए या उन लोगों के लिए नहीं बचता था, और वो सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो होता ये था, क्योंकि पहले जो फर्मेंटेशन तो नहीं होती थी, पहले फर्मेंटेशन की प्रोसेस इतना मतलब, क्योंकि इतने इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं होती थी ना, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज कहाँ थी पहले। अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो इस वजह से फर्मेंटेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन पहले जो हैं वो कुछ किस्म के स्पेशल प्रोटीन होते थे, कुछ किस्म के स्पेशल प्रोटीन होते थे जिनकी मदद से कुछ ऐसे यूजफुल चीजें बनाई जाती थी जो कि खाने में इस्तेमाल होती हैं, खाने लायक इस्तेमाल होती थी। और फिर जो इंसान थे वो इसको यूज करते थे, उसको कंज्यूम करते थे, और कंज्यूम करने के बाद जो उनकी बॉडी में अगर फूड की कमी है तो वो उसको पूरा करते थे। ठीक है, क्योंकि फूड नहीं बचता था या फूड इतना मौजूद नहीं होता था, फूड की डेफिशिएंसी होती थी। इस वजह से इन सिंगल सेल प्रोटीन की मदद से जो है वो और ये सिंगल सेल प्रोटीन भी क्या होते थे, ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, यीस्ट है, और कुछ फंजाई हैं। ये भी आप कह लो एक तरह का फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है, लेकिन उस जमाने में प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं होती थी, जो कि फर्मेंटर के अंदर होती है, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे होती थी, क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज ही नहीं होती थी। अब इंडस्ट्रीज आ गई हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई हैं, तो होने की वजह से इंडस्ट्रीज के होने की वजह से आराम से मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस और जल्दी और वास्ट और बहुत मतलब बेटर क्वालिटी बेटर क्वांटिटी में हो जाता है। लेकिन पहले इन सिंगल सेल प्रोटीन जो कि क्या हैं, सेल्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं और कुछ फंजाई हैं, और इनकी मदद से कुछ न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, सॉल्ट, विटामिन, कार्बन, शुगर वगैरह को प्रोड्यूस करवाया जाता था, और इनसे फिर कुछ फूड बनाए जाते थे जिन्हें डाइटरी सप्लीमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो एनिमल वगैरह में, जाहिर सी बात है एनिमल को देने तक के लिए खाना नहीं होता था, तो इन सिंगल सेल प्रोटीन की वजह से कुछ ऐसे एनिमल फीड्स, एनिमल का चारा बनाया जाता था जिन्हें डाइटरी सप्लीमेंट्स कहते थे, और वो डाइटरी सप्लीमेंट्स फिर एनिमल को देते थे और वो खाते थे। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है। अच्छा, अब अगर मैं इस सिंगल सेल प्रोटीन की बात करूं, जो भी इनसे फूड बनता है, यानी कि अगर एनिमल फीड की बात करें, तो एनिमल फीड के अंदर 60 से 80% क्या मौजूद होता है, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल ये होता है, सेल है ये एक, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये उसके पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब। सेल किससे मिलकर बना है, वाटर से। तो वाटर के अंदर 90 to 80% क्या, सेल के अंदर 90 to 80% क्या है, वाटर है। अगर इसमें से मैं सारा वाटर इवेपोरेट कर लूं, बाहर निकाल लूं, तो जितना भी बाकी मटेरियल बचेगा वो क्या कहलाएगा, ड्राई सेल। और एनिमल फीड के अंदर ड्राई सेल ही होता है, उसके अंदर वाटर नहीं होता। ठीक है, और ये भी जो प्रोडक्ट इससे बनता था, यानी कि जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होते थे, जिन्हें सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, क्यों यूज होते थे, ताकि फूड की प्रोडक्शन ज्यादा हो और उस फूड को यूज किया जा सके फॉर कंजम्पशन, फॉर ताकि फूड को इस्तेमाल किया जा सके और एनिमल्स को भी दे सकें और ह्यूमंस को भी दे सकें। ठीक है, ये पहले मतलब पहले की सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब ये एक आप कह लें एंशियंट ओल्ड मेथड है
फर्मेंटेशन का समझ लो। ओल्ड, एंशियंट का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड मेथड है फर्मेंटेशन का। अब इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। जो आज टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आई है, इस लैंग्वेज में हम इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन अब इससे ज्यादा अच्छी हो रही है, ठीक है, इस प्रोसेस से ज्यादा अच्छी हो रही है, एडवांस हो गई है हर चीज, ठीक है। अच्छा, सिंगल सेल प्रोटीन पे अगर मैं आपको कुछ लिखवाऊं मटेरियल, तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंगल सेल प्रोटीन पे बिल्कुल नोट पूछ सकता है, तो पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से और यहाँ तक, बस ये हो गया सिंगल सेल प्रोटीन पे नोट। सिंगल सेल प्रोटीन पे नोट आ सकता है, ठीक है, बस बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने आपको मार्क करवा दिया। अब आ जाएं इस पे, लास्ट टॉपिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूज। जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसका क्या क्या यूज है। Genetic engineering is cornerstone of the modern biotechnology. It is based on scientific tools developed in recent decades that enable researchers to identify the gene that produces protein of interest, cut the DNA sequence that contains the gene from sample DNA, place the gene into vector such as plasmid or bacteriophage. अच्छा, ये पूरा एक मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यूज कैसे होता है, यानी कि किस तरह से आप जीन्स को यूज करते हो। देखो, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी ना कि मैंने यहाँ से एक कट किया, किसको, डीएनए के एक स्मॉल पोर्शन को मैंने कट कर दिया। जब उसको कट किया, उसको कहीं और मैंने फिट कर दिया, यहाँ पे फॉर सपोज मैंने फिट कर दिया, इसकी नेचर चेंज हो गई, ठीक है। हमने अपने हिसाब से इसको बना दिया, हमने इसको अपने हिसाब से बना दिया, जिस तरह का हम चाहते थे, जिस तरह की नेचर हम चाहते थे, हमने उसको इस तरह का बना दिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कभी कभी आप ऐसा भी करते हो कि अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया उसके अंदर ऐसा कोई पार्ट है, हार्मफुल बैक्टीरिया की नेचर को हमने यूजफुल नेचर में बनाना है, या हार्मफुल बैक्टीरिया की जो नेचर है उसको चेंज करना है, तो होता यह है कि हम जो बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर से वो जेनेटिक मटेरियल को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे जेनेटिक मटेरियल से, ताकि उसकी नेचर चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है ना, वो किस पे हुआ था। एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं इशीरिया कोलाई। क्या कहते हैं, इशीरिया कोलाई। उस पे ये पहले टेस्ट किया था, उस पे ये टेस्ट किया था। हुआ ये कि इशीरिया कोलाई का हमने डीएनए का एक स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया था दूसरे डीएनए के पार्ट से। ये ई कोलाई, यानी कि ई कोलाई का डीएनए है, और इस ई कोलाई के डीएनए को मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया मैंने किसी दूसरे डीएनए के पार्ट से, और फिर इसको स्टडी करा। जो भी मुझे इसमें से इंफॉर्मेशन मिली उसको फिर मैंने यूज किया। ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसका यूज, कि आपने डीएनए को यानी कि डीएनए को ही कंट्रोल करना, यूज करना। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बातें लिखी हुई हैं आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कोर्स में मतलब उनका जिक्र भी नहीं है लेकिन नाम लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे अभी आप ये पढ़ोगे ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, डीएनए वेक्टर, ये इन सब के बारे में जो है वो इतनी डिटेल नहीं गिवन है। तो इनको भी पढ़ाते वक्त ना, मतलब यही सोचना पड़ता है कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे भी नहीं सकते, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी आप डिटेल में सेकेंड ईयर में पढ़ लोगे, इस वजह से जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं बस आपने उतनी ही याद जहन में रखनी है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक बेस है, बायोटेक्नोलॉजी की बेस है।
बायोटेक्नोलॉजी की मेन ब्रांच जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग आई है, क्योंकि आप जीन्स को स्टडी करते हो, उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हो, ठीक है, तो और उसको अपने हिसाब से यूज करते हो। ये पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें जीन्स को ऑल्टर किया जाता है, जीन्स को चेंज किया जाता है, डीएनए को चेंज किया जाता है, जैसे अब यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हुआ क्या है कि डीएनए के को कट किया, डीएनए को कट किया, और फिर उसमें वेक्टर को, वेक्टर क्या है, वेक्टर वो दूसरा डीएनए है। यहाँ पे जो दूसरा डीएनए का पार्ट, फॉर सपोज ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को मैंने निकाल दिया, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया तो ये यहाँ पे लग गया। ये वेक्टर कहलाता है जो पार्ट इसके अंदर फिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कहलाता है होस्ट, जिसमें हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसको कहते हैं होस्ट। यहाँ पे होस्ट सेल लिखा हुआ है, होस्ट सेल का मतलब जिस सेल के अंदर हम चेंज लेकर आ रहे हैं उसको होस्ट सेल कहते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा इंड्यूस द सेल टू एक्टिवेट द जीन एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन। फिर आपने क्या किया, इस डीएनए की नेचर चेंज कर दी। अब इस डीएनए को उठाया और आपने चेंज कर दिया। सबसे पहले क्या किया, एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो देख ले दोबारा। मैंने क्या किया, मैंने एक डीएनए उठाया, ई कोलाई का, यानी कि एशिया कोलाई का डीएनए उठाया और इसको कट कर दिया यहां से इतना। ओ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इतना हिस्सा कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब मैंने इसकी जगह यहां से मैंने एक वेक्टर उठाया। वेक्टर क्या है, दूसरा डीएनए, दूसरा डीएनए यहाँ पे था, यहाँ वाला डीएनए इसमें फिट कर दिया, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसकी नेचर क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो पूरा डीएनए है इसको हम होस्ट कहते हैं, होस्ट डीएनए। और जिस सेल में अब इस डीएनए को हम सेल में ट्रांसफर कर देंगे, सेल में ट्रांसफर करेंगे तो उस हिसाब से फिर सेल प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। सेल हमारी मर्जी से, अब हमने इसकी नेचर चेंज किया, अब हमारी नेचर के मुताबिक इसने प्रोटीन बनाना शुरू किया। उस प्रोटीन को फिर हम यूज करते हैं, उस प्रोटीन का यूज करते हैं फिर हम अपनी मर्जी से, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको बस बेसिक आइडिया याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना। क्या होता है प्रोटीन से, क्या होगा और कैसे प्रोसेस है, ये सब नहीं, बस आपको जितना मैं बता रहा हूँ आपने उतना याद रखना है। क्योंकि फिर वही बात है ना, आपके बुक में इतनी सारी बातें बताई हैं मतलब जो आपके लेवल पे आपको बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, ठीक है। आपको बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखें, ठीक है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स, अब ये किन की मदद से ये जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग आसान हो गई। सबसे पहले आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जिसमें डीएनए को यानी कि डी बैक्टीरिया अपने डिफेंस का मतलब आप समझते हो ना, डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। दीज नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिफेंस बाय बैक्टीरिया टू कट अप डीएनए फ्रॉम वायरस। यानी कि यहां से जब मैं कट करता हूं ना डीएनए को, निकाल के दूसरा लगाता हूं, तो ये विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैं यहाँ से पोर्शन कट करता हूँ डीएनए का, और वो जो ब्लैक वाला पोर्शन मैंने कट किया था वो विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज अ सीजर एक्ट करते हैं, जैसे सीजर्स होती है ना, सीजर से आप पेपर कट करते हो, इस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं डीएनए को कट करता हूँ। फिर डीएनए लाइगेज, अगर कोई डीएनए डैमेज हो गया है तो उस डीएनए को रिपेयर करने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज होता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज का यूज होता है। फिर डीएनए वेक्टर, वेक्टर वही मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे जो डीएनए का एक पार्ट या कोई स्ट्रक्चर जो डीएनए के अंदर फिट हो सके उसको वेक्टर कहते हैं।
वेक्टर की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, प्लाज्मिड्स होते हैं और बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड्स मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है चैप्टर में, ठीक है। वायरस बैक्टीरिया वाला चैप्टर है, उसमें मैंने आपको बैक्टीरियोफेज भी बताया हुआ है और प्लाज्मिड्स भी बताया हुआ है, ठीक है। फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड्स ये हमारी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, लेकिन प्लाज्मिड्स जो हैं वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मिड्स। और बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, और एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। इसके जरिए भी मतलब बहुत सारी चीजें मतलब बैक्टीरिया फेज को भी हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। अब आपने ना ये सोचना है कि ये कैसे हो सकता है, बैक्टीरियोफेज तो नुकसान पहुंचाता है। प्लाज्मिड प्लाज्मिड हमारी बॉडी में जो है मतलब कहाँ से आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कुछ माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्लाज्मिड्स होते हैं। हमारी बॉडी में प्लाज्मिड्स नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्लाज्मिड्स होते हैं, और वो एज अ वेक्टर यूज होते हैं, यानी कि जो वेक्टर हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये कुछ बस वेक्टर के नाम है, ये आपने याद कर लेने हैं, और बैक्टीरियोफेजेस आपने थोड़े बहुत पढ़ लिए, ठीक है। बाकी सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, इतना कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहले ये वाले कर लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है आपने। कुछ भी पूछ सकता है वो, डेफिनेशन की सूरत में वो पूछ लेगा, ठीक है। वो चाहे तो पूरा पूछ सकता है, और साथ में ये करना है आपने, ठीक है। ये लाइन नहीं लिखनी, इसको कट कर दें। इसकी जगह पे लिखिएगा, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या लिखिएगा, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेडिंग साथ में यहाँ तक। ये 6 पॉइंट्स आ गए, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मतलब ये हेडिंग आएगी, इसके नीचे आएगा फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर सिंपल आपने ये कर लेना है, और ये आराम से हो गया। अच्छा अच्छा, अब वैसे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं एक और चीज देख लूँ कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आप इन सबको कंप्लीट करें, इन चैप्टर्स को। अच्छा, अब नीचे आ जाएं यहाँ पे। बस हाँ, काफ़ी है आपके पास, इतना बहुत है। और ये मेरे नहीं ख्याल है कि आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। व्हेन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कट एंड पेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म न्यू सीक्वेंसेस, द रिजल्ट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाँ, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल आ सकती है, ये वाली डेफिनेशन भी लिख लें। सिंपल, आसान लैंग्वेज है। जब आप डीएनए को कट करके दूसरे में पेस्ट करते हो, तो जो नया डीएनए तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। When the recombinant DNA is inserted into a cell, the cell is this modified. The cell uses this modified blueprint and their own cellular machinery to make their protein encoded by the recombinant DNA. Cells that have recombinant DNA are known as genetic modified organisms or transgenic cells. हाँ, फिर आप क्या करते हो, देखो सबसे पहले क्या हुआ ये बता देता हूँ मैं। ये सेल है, सेल के अंदर आपने डीएनए को उठाया, और डीएनए के अंदर से मैंने यहाँ से ये इस वाले पीस को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर शो कर देता हूँ, ये वाला पर्पल, ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरा मतलब कोई और डीएनए का पार्ट यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। डीएनए का पार्ट मैंने रिप्लेस कर दिया। अब
ये वाला जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो मैंने चेंज किया, इसको मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? सेल के अंदर। ये जो डीएनए है ना, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको चेंज किया है। और जब मैं जिस सेल के अंदर इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, उस सेल को कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक सेल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख लें आप काइंडली। ये लें, यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया। और हेडिंग इसकी आ जाएगी, या ट्रांसजेनिक सेल की। ठीक है, ये भी हो गया अब आपके पास। अच्छा, एक गलती मुझसे हो गई है, मैंने आपको एक चीज थोड़ी सी उल्टी बता दी। वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने वेक्टर का बताया था ना कि ये चीज वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं होता। वेक्टर सिंपल क्या है, आपके पास प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज। होता ये है कि देखें, डीएनए के अंदर ये तो ये बात तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डीएनए है, और डीएनए के अंदर डीएनए को होस्ट, जिस डीएनए को हम चेंज कर रहे होते हैं उसको होस्ट कहते हैं या होस्ट डीएनए कहते हैं। ठीक है, या जिस सेल के अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं उसको होस्ट सेल कहते हैं। क्योंकि इस डीएनए के अंदर अभी चेंजेस आ रही हैं तो इसको होस्ट डीएनए कहते हैं, जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तो ठीक है, और इसके अंदर हम रिप्लेस कर रहे हैं दूसरा डीएनए। ठीक है, हम दूसरा डीएनए इसके अंदर चेंज कर रहे हैं। अब हुआ ये, अगर हमें यही चीज किसी बैक्टीरिया या वायरस के अंदर करनी हो, अगर हमें यही चीज किसी बैक्टीरिया या वायरस के अंदर करनी हो, तो बैक्टीरिया के अंदर एक और सेल का पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के अंदर हम डीएनए का पार्ट फिट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर हम डीएनए का पार्ट फिट करते हैं। इसी तरह बैक्टीरियोफेज के अंदर भी डीएनए का पार्ट फिट किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया और वायरस की नेचर चेंज हो सके। तो इन शॉर्ट, बैक्टीरिया और वायरस को यहाँ पे जिस तरह से स्टडी किया जा रहा है चेंजेस की वजह से, ताकि बैक्टीरिया और वायरस की नेचर को चेंज किया जा सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड सिर्फ कहाँ पे मौजूद होते हैं? कहाँ पे होते हैं प्लाज्मिड्स? कहाँ पे होते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर। ये बात मैंने आपको 9th क्लास में बखूबी पढ़ाई है और मुझे याद भी है। बैक्टीरियोफेज का भी मैंने आपको बताया हुआ है, बैक्टीरियोफेज के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। काइंडली अगर आपको ये दोनों चीजें याद नहीं हो तो 9th क्लास का लेक्चर रेफर करें पहले आप, और फिर आप इन चीजों को समझें कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, प्लाज्मिड इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो वेक्टर्स इन शॉर्ट क्या होते हैं? वेक्टर्स इन शॉर्ट क्या होते हैं? बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसको वेक्टर कहते हैं, जिसमें चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं। और वायरस, बैक्टीरियोफेज, जिसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, वायरस हो या बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो, इन दोनों को वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और अगर डीएनए के अंदर चेंजेस ला रहे हो तो उसको होस्ट कहते हैं या होस्ट डीएनए सेल कहते हैं। इस चीज का स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं है। इस चीज को सिंपल हम एक डीएनए का पार्ट कहते हैं, जो कि हम रिप्लेस कर रहे होते हैं, रिप्लेस कर रहे होते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, जो कि हम रिप्लेस कर रहे होते हैं डीएनए के अंदर, या फिर हम कभी कभी डीएनए के अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया अभी डीएनए के अंदर रिप्लेस किया, तो डीएनए को तो हम ये डीएनए के अंदर रिप्लेस कर दिया, इसको तो होस्ट सेल कहते हैं, डीएनए को होस्ट डीएनए। लेकिन अगर बैक्टीरिया या वायरस के अंदर कर रहे हो तो उनको तो होस्ट नहीं कहेंगे, उनको वेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताकि उनकी नेचर चेंज हो जाए। बस ये बात थी। तो इसमें भी कोई सी रॉकेट साइंस नहीं थी, सॉरी गलत बताने के लिए। लेकिन ठीक है, इस चैप्टर, हाँ, ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है। और अब आप लोगों का काम ये है कि आप इसको कंप्लीट करें, बड़ा मेहरबानी। और इस चैप्टर को फौरन फौरन याद करना शुरू करें, ताकि फिर ये चैप्टर, मुझे पता है बहुत ड्राई है, बहुत अजीब सा चैप्टर था, लेकिन ये चैप्टर को भी हमने कवर कर लिया। और अब इस चैप्टर को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो रिकॉर्डिंग पॉज करके, रिवाइंड करके, और अ, एक बार, दो बार, तीन बार सुने, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर याद हो जाए।